31 मई सन 2020 को ज्ञान सभा के मंच से मैं डॉक्टर जया आनंद आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। बचपन से मैं गायत्री मिशन से जुड़ी रही और मुंबई में गायत्री परिवार की युवा शाखा दिया से जुड़ने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। दिया द्वारा प्रत्येक सप्ताह ज्ञान सभा का आयोजन किया जाता है। वेबिनार के माध्यम से इस समय ये सभा चल रही है। ज्ञान सभा क्या है? थॉट प्लेटफॉर्म फॉर थॉट लीडर्स, यानी एक विचार मंच जिसके माध्यम से हम समाज के विशिष्ट व्यक्तियों के विचारों को सुनते समझते हैं और वस्तुतः उन्हीं विचारों के माध्यम से समाज निर्माण की भूमिका अदा करते हैं। यूं भी गायत्री मिशन तो विचार क्रांति अभियान ही है। आज 31 मई 2020 अखिल विश्व गायत्री परिवार द्वारा गृह गृह यज्ञ कैंपेन का आयोजन किया गया है। आज इसी संदर्भ में ज्ञान सभा के यज्ञ का आध्यात्मिक और वैज्ञानिक पक्ष, यानी यज्ञ का स्पिरिचुअल और साइंटिफिक एस्पेक्ट। यज्ञ का अर्थ ही है देना, अपनी सांसारिक इच्छाओं का, बुराइयों का त्याग, स्नेह दया भाव से जुड़ना, निस्वार्थ भाव से जुड़ना। यज्ञ के आध्यात्मिक पक्ष पर प्रकाश डालेंगे एडवोकेट विजय पुरोहित जी। विजय पुरोहित जी एक रिनाउंड एडवोकेट हैं और एसोसिएट पार्टनर हैं एक लीडिंग लॉ फर्म में। मैं विजय पुरोहित जी से निवेदन करूंगी कि वे इस विषय पर प्रकाश डालें, यज्ञ के आध्यात्मिक पक्ष पर प्रकाश डालें। धन्यवाद दीदी इंट्रोडक्टरी रिमार्क के लिए और आप सभी का स्वागत है इस ज्ञान सभा में। आज बहुत ही विशिष्ट समय पे हम लोग मिल रहे हैं कि गायत्री परिवार द्वारा पूरे विश्व में गृह गृह गायत्री यज्ञ कैंपेन का आयोजन किया गया है। ये पिछले साल से इसका आगाज किया गया था, जिसका उद्देश्य ही साधना और हमारी आध्यात्मिकता को प्रखर बनाना है। करीब 10 लाख घरों में ऐसा अपेक्षित है कि आज के दिन किसी न किसी रूप में यज्ञ किया गया है। तो यज्ञ हमारे जीवन का ही एक अभिन्न अंग है, तो इस पे हम चर्चा करें। इससे पहले आप सभी से मैं निवेदन करूंगा कि मेरे साथ मन ही मन गायत्री मंत्र का उच्चारण करें, मन ही मन, और सद्बुद्धि की देवी गायत्री का हम यहाँ पे आवाहन करें कि पहले कि हम अपने विषय में आगे बढ़ें। गायत्री मंत्र साथ साथ ज्ञान सभा के इस मंच पर आप सभी का स्वागत है। और आज का जो विषय है, यज्ञ का आध्यात्मिक और वैज्ञानिक पहलू। बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि यज्ञ का एक वैज्ञानिक पहलू भी है। बिल्कुल सही है, हमारे ऋषियों ने इसे एक विज्ञान की तरह इस पे काफी अनुसंधान किए थे और उसके बाद में वो जिस निष्कर्ष पे पहुंचे थे उससे काफी बीमारियों का, काफी मुसीबतों का और काफी कष्टों का निवारण किया जा सकता है। यज्ञ मूल है एक कलेक्टिव एफर्ट है, ये एक इंडिविजुअल के लिए नहीं है। इसकी जो मूल भावना है वो यही है कि हम किस तरह से कलेक्टिविटी को यज्ञ के माध्यम से, यज्ञ कर्मकांड के माध्यम से इसको मैनिफेस्ट। तो जितना हमारे पास आज लिमिटेड समय है उसमें हम एक ब्रीफ ओवरव्यू लेने का प्रयास करेंगे कि यज्ञ का आध्यात्मिक और यज्ञ का वैज्ञानिक पक्ष क्या है। हमने शुरुआत करी गायत्री मंत्र के उच्चारण से। तो यज्ञ और गायत्री को भारतीय संस्कृति का मूल आधार कहा जा सकता है। गायत्री माता, यज्ञ पिता। गायत्री के मूल में सद्भावना की प्रार्थना निहित है और यज्ञ सत्कर्म का प्रतीक है। दीदी ने जैसा अपने इंट्रोडक्टरी रिमार्क में बताया कि यज्ञ का अर्थ ही है देना, तो सत्कर्म हम करते चले जाएं, पुण्य कर्म हम समाज के उत्थान के लिए करते चले जाएं, यही यज्ञ की फिलॉसफी है। यज्ञ का अर्थ ही है
गिविंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड दस एक्सपेंडिंग द गुड। अच्छी भावनाओं का जो विस्तार है वही यज्ञ के हेतु में है। और हमारे स्क्रिप्चर्स में, हमारे वैदिक ज्ञान में, उपनिषदों में यज्ञ की जो महिमा है वो सबसे ऊपर बताई गई है। जैसे अथर्ववेद में कहा गया है कि यज्ञो विश्वस्य भुवनस्य नाभिः। इसका अर्थ है यज्ञ ही समस्त ब्रह्मांड को बांधने वाला नाभि स्थान है। मतलब एक तरह से इसको न्यूक्लियस बताया गया है। ये जो पूरा विश्व की जो धुरी चल रही है वो भी एक तरह का यज्ञ ही तो है। यज्ञ कल्याण हेतवः विष्णु पुराण। विष्णु पुराण में कहा गया है यज्ञ कल्याण के हेतु है, मतलब सबके कल्याण के लिए यज्ञ किया जाता है। और शास्त्रों में भगवान को यज्ञ पुरुष भी कहा गया है। शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है विष्णु यज्ञो वे विष्णु उक्ति। यज्ञ को विष्णु ही माना गया है, इस सृष्टि का जो संचालन करता है वो माना गया है। और हम हमारे संस्कारों की जो परंपरा देखें, जो शुरू होती है एक बालक के गर्भ में प्रवेश होने तक, जब वो भ्रूण गर्भ में प्रवेश होता है, उसके बाद बालक का जन्म होता है। विभिन्न प्रकार के जो संस्कार है, पुंसवन संस्कार है, नामकरण संस्कार है, उपनयन संस्कार है, विवाह संस्कार है, ये सारे यज्ञ के साथ ही जुड़े हैं। जब हम अपना स्थूल शरीर भी छोड़ देते हैं, जब एक बॉडी, आत्मा अपनी बॉडी को छोड़ देती है, तो जो अंतिम संस्कार भी किया जाता है वो एक तरह का यज्ञ है, जिसमें जो पंचभूतों से बना हुआ शरीर है वो अग्नि में विलीन हो जाता है। तो अविच्छिन्न रूप से यज्ञ हमसे कहीं ना कहीं जुड़ा है। और इसका एक भौतिक पक्ष है, एक कर्मकांडिक पक्ष है, और एक इसका ज्ञान पक्ष है। जो हमारा पूरा वैदिक ज्ञान है उसके दो पक्ष है, कर्मकांड और ज्ञान कांड। तो इसी तरह से यज्ञ के भी दो पहलू हैं, और इसमें ज्ञान की कई धाराएं आ जाती है। इसमें यज्ञ का भौतिक पक्ष आ जाता है, इसमें मनोवैज्ञानिक पक्ष आ जाता है, इसमें आध्यात्मिक पक्ष आ जाता है, और इसी तरह से कई धाराएं यज्ञ की भी कही जा सकती हैं। यज्ञ का जो भावार्थ है वो परमार्थ प्रयोजनों के लिए किया गया सत्कर्म। जब भी हम कलेक्टिव गुड के लिए कुछ त्याग करते हैं, अपने आप को उसके लिए आहूत करते हैं, कहते हैं ना यज्ञ में आहुति देना, तो अपने आप के लिए, अपने आप को किसी महान कार्य में, किसी महान उद्देश्य में आहूत कर देना यज्ञ के समकक्ष कार्य है। इसीलिए कहा गया है कि परमार्थ प्रयोजनों के लिए किया गया जो सत्कर्म है वो यज्ञ है। यज्ञ धातु से ये शब्द बना है यज्ञ, जिसका अर्थ है देव पूजन, संगतिकरण और दान। अब इन शब्दों का अर्थ क्या है? देव पूजन यानी परिष्कृत व्यक्तित्व, दैवी सद्गुणों का अनुगमन। जो जिन देवताओं का हम आवाहन यज्ञ में करते हैं, उनके गुणों को, उनके परिष्कृत गुणों को हम यदि अपने व्यक्तित्व में उतार पाए तो ये एक यज्ञ की शिक्षा होगी। संगतिकरण, एकता, सहकारिता, संघबद्धता। हम जब कलेक्टिवली, जैसा कि आज 10 लाख घरों में लगभग यज्ञ किया गया, ग्रह ग्रह गायत्री यज्ञ के माध्यम से, तो ये किस चीज का प्रतीक है? एकता का प्रतीक है, सहकारिता का प्रतीक है, संघबद्धता यानी टीम वर्क का प्रतीक है। आज जिस महामारी से, कोरोना से हम जूझ रहे हैं, इसमें इस तरह के जो प्रयास हैं, सामूहिक प्रयास हैं, वही ऐसी बीमारी से और ऐसी विषम परिस्थितियों से लड़ने में हमारे सहायक हो सकते हैं। और उसी का ही एक रिफ्लेक्शन है यज्ञ। तो संगतिकरण अर्थात एकता, सहकारिता, संघबद्धता। और तीसरा इसका जो अर्थ है वो है समाज परायणता। दान यानी समाज परायणता, विश्व कौटुंबिकता, उदार सहृदयता। यज्ञ में जब हम सारी चीजें दे देते हैं तो वो किस चीज का सिंबल है? कि हम समाज के उत्थान के लिए जो चीजें हमें प्रिय है उनको देने के लिए, उनका त्याग कर देने के लिए, उनका बलिदान कर देने के लिए हम जरा भी नहीं सकते। तो दान का अर्थ है एक अहंकार की भावना ना होना कि दान दिया है, बल्कि ये भावना होना, त्याग की भावना। यदि अपना साधन, अपना समय, अपना प्रभाव, अपना जो टैलेंट है वो देने के लिए
हम तैयार हैं। वेस्टर्न थिंकर ए बार्थ ने कहा था कि रिलीजन्स इन इंडिया हैज डिफाइंड यज्ञ एज अ सिस्टम ऑफ कोहेजन बिटवीन ह्यूमैनिटी एंड नेचर। इसका अर्थ है यज्ञ जो है वो मानवता और प्रकृति के बीच एक बहुत ही अद्भुत समन्वय है। ये कैसे है? जैसे हम विवाह में देखते हैं कि विवाह में यज्ञ के माध्यम से किसी युगल को अग्नि को साक्षी मान करके एक साथ एक सूत्र में पिरोया जाता है। जब यज्ञोपवीत संस्कार होता है, जो हमारे सारे संस्कार हैं, इनके माध्यम से यज्ञ ऊष्मा जो उत्पन्न होती है उसके माध्यम से, मंत्रोच्चार के साथ जो शक्ति उत्पन्न होती है उसके माध्यम से, ये एक बहुत ही विलक्षण विज्ञान है जो प्रकृति और हमारे बीच का एक लिंक है। इसके भौतिक पक्ष को हम बहुत ब्रीफली टच करते हैं कि एक इसका विधिवत विधान है, किस तरीके से यज्ञ किया जाता है। यज्ञ का जो भौतिक कर्मकांडी पक्ष है उसमें आप बरगद, पाकड़ या आम की कोई भी लकड़ियां ले सकते हैं, समिधाएं जिनको बोला जाता है, और समिधा जो है वो सूखी होनी चाहिए, डस्ट से फ्री होनी चाहिए, उसमें इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े या वर्म्स नहीं होने चाहिए। हवन कुंड के कई तरह के डायमेंशन है, जैसा आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, और जो सबसे उपयुक्त रहता है वो स्क्वायर, जो दैनिक यज्ञ होते हैं उनके लिए स्क्वायर यानी चतुष्कोण कुंड जो होता है वो कुंड सबसे उपयुक्त रहता है। तरह तरह के कुंड होते हैं क्योंकि हमारे शास्त्रों में तरह तरह के यज्ञ बताए गए हैं, जैसे गार्हपत्य यज्ञ बताया गया है, चातुर्मास्य यज्ञ बताया गया है, आग्नेय यज्ञ बताया गया है, सौत्रामणि यज्ञ बताया गया है, वाजपेयी यज्ञ बताए गए हैं, राजसूय यज्ञ बताए गए हैं, अश्वमेध यज्ञ बताए गए हैं। इनकी डिग्रीज अलग अलग हैं। कुछ यज्ञ ऐसे होते हैं, अश्वमेध यज्ञ जैसे है, जो पूरे राष्ट्र को संगठित करने के लिए किए जाते हैं, और जो दैनिक यज्ञ है वो नॉर्मली रूटीन कोर्स में हमारी जो दैनिक साधना है उसके क्रम में किए जाते हैं, जिनका उद्देश्य भी अल्टीमेटली यही होता है कि विश्व में कैसे सहकारिता बढ़े, किस तरीके से वातावरण परिष्कृत हो, किस तरह से हमारे अंदर सद्भावनाएं आए। इसका अल्टीमेट उद्देश्य यही है। तो ये हवन कुंड के कुछ स्पेसिफिक डायमेंशंस, जो अलग अलग प्रकार के यज्ञ जो मैंने बताए हैं और जिस तरह का जो एंडेवर है वो हो रहा है, उसके हिसाब से इन कुंडों का उपयोग किया जाता है। और इसका विज्ञान, जो ज्योमेट्रिकल डिजाइन है, वो एक अलग तरह की एनर्जी फील्ड को मैनिफेस्ट करती है, ये हम आगे समझेंगे। यज्ञ जो है उसको यदि एक डिस्क्राइब्ड हवन सामग्री जो है, जिसमें बहुत सारी हर्ब्स होती हैं, जिसमें बहुत सारी मेडिसिनल वैल्यू की चीजें डाली जाती है, अगर उनके साथ इसको अर्ली मॉर्निंग प्रेफरेबली किया जाए परफॉर्म यज्ञ को, तो उसके बहुत से फायदे होते हैं। शास्त्रों में इसके भौतिक लाभ भी बताए गए हैं, जैसा मैंने कहा इसके आध्यात्मिक और आत्मिक लाभ तो है ही है, इसके साथ इसके भौतिक लाभ भी हैं। जो इसे करता है उसके अंदर शक्ति का संचार होता है, और गायत्री और यज्ञ के समन्वय से जो शक्ति किसी के अंदर संचारित होती है, उस शक्ति के माध्यम से हम अपनी भौतिक इच्छाओं की भी पूर्ति कर सकते हैं। तो यज्ञ न सिर्फ एक ब्रॉड लेवल पे बल्कि एक इंडिविजुअल लेवल पे भी बेनिफिशियल होता है। जैसा मैंने कहा कि यज्ञ का एक पूरा प्रोसेस है, जहाँ पे हम देव शक्तियों का आवाहन करते हैं शुरुआत में और अंत में विसर्जन करते हैं। तो हर एक स्टेप की एक महत्वता है। चाहे हम षटकर्म करें, उसमें पवित्रीकरण से लेके जो सारी चीजें हम करते हैं, उसमें भाव यही जुड़ा होता है कि हम पवित्र हों, मतलब हमारे भाव पवित्र हों। हम जब अग्नि को प्रदीप करते हैं, प्रदीप करने का प्रयास करते हैं, तो अग्नि की प्रखरता ही उसका एक सिंबल है। और अग्नि से हमको क्या शिक्षा मिलती है, अग्नि की प्रखरता से हमको क्या शिक्षा मिलती है, ये हम अभी आगे देखेंगे। तो हर एक जो स्टेप है उसमें एक भाव है। जब वसुधारा हम करते हैं, जब घृत हम हवन कुंड में डालते हैं, तो यही भावना रहती है कि जैसा उत्साह यज्ञ के आरंभ में था वैसा ही उत्साह हमारा अंत तक बना रहे। तो हर एक कर्म कांड की एक अपनी एक स्टेप की अपनी महत्वता है, जिसको करने के पीछे यही भाव है कि हमारे भाव प्रधान रहे। कर्मकांड तो एक उसका एस्पेक्ट है, भाव प्रधान रहे।
जब हम आहुतियां डालते हैं और आहुति डालने के साथ ही हम इदम न मम बोलते हैं, इसका मतलब ये होता है तेरा तुझको अर्पण, या हम जो चीजें हमको प्रिय है, अब चाहे हम उसमें यज्ञ में हवन सामग्री डालें, घृत डालें, सुपारी डालें, हम उसमें और चीजें डालें, हम उसमें स्विष्टकृत डालें, इन सब का भाव यही कि जो चीजें हमें प्रिय है, मेवे हैं जैसे, तो हमें प्रिय चीजें हैं, वो हम उनका त्याग कर रहे हैं और उनको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, उनको समाज के कल्याण के लिए दे रहे हैं। इसको कैसे हम समझ सकते हैं कि जो हमारी प्रतिभा है, हमारी शिक्षा है, हमारा प्रभाव है, और तो हम समाज के में कैसे लगा सकते हैं? ये जो चीजें हमारे अंदर निहित है, इनको कैसे हम समाज के उत्थान के लिए देने के लिए तैयार हैं? परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, जिन्होंने इस विलक्षण विज्ञान को जन जन के लिए सुलभ बनाया, एक बहुत ही सरल और उपयोगी यज्ञ विधि उन्होंने दी। उन्होंने ये कहा था कि यज्ञ जो है, उसको अगर इसकी टीचिंग्स के साथ में मिला के किया जाए और उसके भाव को अपने जीवन में उतार लिया जाए, तो ही वो यज्ञ का सही पर्पस हो पाएगा। अदरवाइज अगर हम केवल कर्मकांड करें और उसमें वो भाव ना हो, तो केवल कर्मकांड जो यज्ञ का असली उद्देश्य है वो पूरा नहीं हो पाएगा। और एक समय में ये बहुत ही गूढ़ विज्ञान था, जिसको बहुत कम लोग कर सकते थे, और युग ऋषि ने, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, हमारे गुरुदेव ने, इसको कम से कम खर्चे में कैसे यज्ञ किया जा सकता है, इस पद्धति को उन्होंने पूरे विश्व के सामने प्रस्तुत किया, जिसकी वजह से आज घर घर में गायत्री, आज घर घर में यज्ञ हो रहे हैं। कभी ऐसा सोचा नहीं जा सकता था कि ये जो एक तरीके से एक प्रिविलेज्ड जो एक आर्ट कही जाती थी या शिक्षा कही जाती थी, वो किस तरह से हर एक घर में और हर एक व्यक्ति इसको कर सकता है। यज्ञ की जो अग्नि है, जब हम अग्नि को प्रज्वलित करते हैं तो हम उससे क्या शिक्षाएं ले सकते हैं? यज्ञाग्नि की जो उष्णता है, जो हीट है, जो हीट जनरेट होती है, जो उसकी वाइब्रेंस है, वो हमें ये बताती है कि हमारे अंदर जितने भी नेगेटिव थॉट्स हैं, जितने भी हमारे अंदर विषमताएं भरी हुई है, हमारे अंदर डिप्रेशन है, टेंशन है, यज्ञाग्नि की जो उष्णता है वो हमें ये बताती है हमें इनको छोड़ देना चाहिए। हमें प्रकाशवान बनना चाहिए। प्रकाशवान मतलब जो सही ज्ञान है, जो समाज के लिए कल्याणकारी है, हमको वो ज्ञान लेना चाहिए, आत्मसात करना चाहिए। हम अपने आप को तो अपलिफ्ट करें ही, हम अपने आप को तो आदर्शवादी बनाएं, और उसके साथ साथ जो व्यक्ति हमारे कांटेक्ट में आते हैं, जो हमसे जुड़ते हैं, हम उनको भी ये शिक्षाएं दें, हम उनको भी अपलिफ्ट करें। संचय मतलब हम उतना ही अपने पास रखें जितनी सर्वाइवल के लिए आवश्यकता है, बाकी जो है वो समाज के लिए, समाज के कल्याण के लिए दे दें। जैसा मैंने कहा, जो हमारा पद है, हमारी प्रतिभा है, हमारे रिसोर्सेज हैं, हमारे साधन हैं, हमारा धन है और हमारा समय है, ये हम उतना ही यूज करें जितना अपने सर्वाइवल के लिए है, बाकी सब समाज के कल्याण के लिए लगा दें। यज्ञाग्नि में सारी चीजें जो हम आहूत करते हैं वो एकदम सूक्ष्मीकृत हो जाती है, उनका खुद का कुछ अस्तित्व नहीं रहता। एक तरह से जो यज्ञ भस्माग्नि है, यज्ञ की भस्म है, वो इसी चीज का सिंबल है कि हमें भी एक ना एक दिन यही हो जाना है। तो ये हमको नश्वरता भी सिखाती है। हम हमेशा ये ध्यान में रखें कि जो शरीर है वो नश्वर है, और उसी के साथ, इस भाव के साथ ही हम अपने जीवन का कल्याण करते चलें। अब किस तरीके से यज्ञ को जीवन का एक दैनंदिन भाग बनाया जा सकता है? तो एक होते हैं दैनिक यज्ञ, जिसकी एक विधि है, जो दैनिक यज्ञ की सरल विधि जो पुस्तक है वो प्रकाशित होती है शांति कुंज हरिद्वार से, और जो ऑनलाइन भी अवेलेबल है। एक होता है बलिवैश्व यज्ञ। बलिवैश्व देव यज्ञ यानी कि जो भोजन हम बनाते हैं, भगवत गीता में कहा गया है कि जैसा अन्न वैसा मन। तो जब भोजन बनाते हैं तो हमारे अंदर जो भाव होते हैं वही उस भोजन में आ जाते हैं। तो भोजन का एक सूक्ष्म
भाग भी होता है। एक तो उसका स्थूल भाग होता है और एक उसका सूक्ष्म भाग भी होता है। तो जैसा हम खाते हैं वैसे विचार हमारे अंदर आने लगते हैं। तो बलि वैश्व यज्ञ एक बहुत ही सिंपल और सरल पद्धति है, इसके माध्यम से आप 5 आहुतियां जो भोजन बनाया है उसकी आप सिंपल गैस के ऊपर दे सकते हैं गायत्री मंत्र के उच्चारण के साथ। और एक जो पद्धति बहुत प्रचलित हुई है वो है नैनो यज्ञ या सूक्ष्म यज्ञ। सूक्ष्म यज्ञ यानी एक छोटे से गाय के कंडे को लेकर के या कुछ छोटी समिधाओं को लेकर 10 या 12 मिनट में ये यज्ञ किया जा सकता है। इसका जो वीडियो लिंक है किस तरीके से 10 या 12 मिनट में ये सूक्ष्म यज्ञ किया जा सकता है वो अभी हम चैट बॉक्स में डाल देंगे। ये जो पद्धतियां मैंने बताई हैं दैनिक यज्ञ में आपको अराउंड 1 घंटे का समय लगता है। बलि वैश्व यज्ञ एक बहुत ही छोटी प्रक्रिया है जो 5-7 मिनट में पूरी की जा सकती है। नैनो यज्ञ जो है, जो सूक्ष्म यज्ञ है, वो सबसे इफेक्टिव और लेस टाइम कंज्यूमिंग है जो 10 से 12 मिनट में आप पूरा कर सकते हैं। इसमें 12 आहुतियां या 5 आहुतियां, जितना आपके पास समय है उतनी गायत्री मंत्र महामृत्युंजय मंत्र की आहुतियां देते हुए इससे दैनिक इसको डेली करने से आपके जो घर का वातावरण है वो भी परिष्कृत होगा। और अभी के समय में जब हम लोग इस महामारी से जूझ रहे हैं तो ये हमारी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करेगा और इसके साथ ही हम हमारे व्यक्तित्व को भी परिष्कृत बनाएगा। तो यज्ञ के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? ये हमने सीखा कि एक भौतिक पक्ष है और उसका एक आध्यात्मिक पक्ष है। पर इसके ऑब्जेक्टिव हैं वातावरण का परिशोधन। जैसा मैंने कहा कि एक प्रकार की हवन सामग्री को यज्ञ में डालने से जो धूम्र उत्पन्न होता है उसमें वातावरण के विषाणुओं को साफ करने की क्षमता होती है। हमारी बुद्धि का विकास होता है क्योंकि गायत्री है ही सद्बुद्धि की देवी। संस्कारों की पुनर्स्थापना होती है। समग्र स्वास्थ्य इससे मिलता है। समर्थ राष्ट्र का निर्माण होता है क्योंकि ये कलेक्टिव एफर्ट है। मानवोचित गुणों का विकास होता है, हम देना सीखते हैं। सकारात्मक पॉजिटिव एनर्जी का इसमें कंजर्वेशन होता है जो यज्ञाग्नि से उत्पन्न होती है एनर्जी। आत्मशक्ति का अभ्युदय होता है, हम धीरे धीरे अपने अंदर एक कॉन्फिडेंट एनर्जी फील करते जाते हैं। वैचारिक उत्कृष्टता, हमारे जो निकृष्ट विचार हैं वो धीरे धीरे चले जाते हैं। जब हम यज्ञ में आहुतियां देते हैं, यज्ञ के प्रोसेस को बार बार करके उन शिक्षाओं का अनुगमन करते हैं तो वैचारिक उत्कृष्टता हमारी अपने आप बढ़ जाती है। हमारी प्रतिभा का संवर्धन होता है और एक अल्टीमेटली एक देव परिवार का निर्माण होता है एक छोटी यूनिट के लेवल पे, जहाँ पे हमारा पूरा परिवार इसकी शिक्षाओं के माध्यम से एक परिष्कृत परिवार बन जाता है। देव परिवार का अर्थ है कि जो देवताओं के गुण हैं, जो जिन्हें हम पढ़ते हैं, जिन्हें हम सुनते हैं, जो देवताओं के गुण हैं, वो यदि हमारे व्यक्तित्व में समाविष्ट हो जाए तो वो देव परिवार वहीं पे निर्मित हो जाएगा। तो बहुत साहित्य इस पे परम पूज्य गुरुदेव ने लिखा है, यज्ञ के महत्व पे, यज्ञ के प्रोसेस पे और यज्ञ की शिक्षाओं पे। जैसा मैं सर्वोपयोगी गायत्री हवन विधि, ये इजीली आप ऑनलाइन इसको डाउनलोड कर सकते हैं। बलि वैश्व यज्ञ के लिए बलि वैश्व यज्ञ की एक बहुत ही छोटी सी बुकलेट आती है, वो भी ऑनलाइन अवेलेबल है। अगर आप के पास कम समय है, आप 1 घंटा नहीं दे सकते, तो नित्य यज्ञ की भी एक प्रक्रिया है जो गायत्री की दैनिक साधना एवं यज्ञ पद्धति में अवेलेबल है, जो कि आप ऑनलाइन इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। और यज्ञ का ज्ञान और विज्ञान एक परम पूज्य गुरुदेव का है, जिस प्रवचन है जिसको किताब के रूप में निकाला गया है। और जैसा शुरुआत में मैंने कहा, यज्ञ पिता गायत्री माता, ये और एक हमारा यज्ञ अभियान, ये बेसिक जो 5 किताबें हैं, 5-6 किताबें हैं, इनके माध्यम से हमको यज्ञ की प्रक्रिया और यज्ञ के पीछे का भाव, इनकी सही जानकारी मिल जाएगी। इसको करने का एक डिटेल्ड प्रोसेस हमें पता चल जाएगा और किस तरीके से इसको हम अपने दैनंदिन जीवन में उतार सकते हैं, हमको इसका भी लाभ मिल पाएगा। तो और इसके वीडियोस भी अभी हम लिंक में डाल देंगे, तो आप उससे देख सकते हैं। तो यज्ञ को हम अपने जीवन का एक हिस्सा बनाएं, यज्ञ शिक्षाओं को हम अपने जीवन का एक हिस्सा बनाएं। इसी आशा के साथ मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि अगर आप आज हमारे साथ ग्रह ग्रह गायत्री यज्ञ के अभियान से जुड़े हैं या जुड़ना चाहते हैं तो आप अवश्य इसे करें और इसको अपने दैनिक जीवन का एक अभिन्न अंग बनाएं, जिससे
कि परिवार में भी सुसंस्कारिता आएगी और इससे पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्स जनरेट होंगी, जिससे कि ओवरऑल रिफाइनमेंट और ओवरऑल डेवलपमेंट होता जाएगा। इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को यहाँ पे विराम देता हूँ। प्रणाम। अभी हमने सुना यज्ञ का आध्यात्मिक पक्ष, यज्ञ का वैज्ञानिक पक्ष भी है, और इस विषय पर विचार प्रस्तुत करने आ रहे हैं विरल पटेल जी। विरल पटेल, कोऑर्डिनेटर, सेंटर फॉर योगा रिसर्च, देव संस्कृति यूनिवर्सिटी, द यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास हेल्थ साइंस सेंटर ऑफ हस्टन, इंटरडिसिप्लिनरी जर्नल ऑफ यज्ञ रिसर्च। एक छोटी सी मोटी सी बात है जो इसके हम विज्ञान की चर्चा करें उससे पहले, कि यज्ञ हमारे वैदिक समय की देन है। और उस समय में क्या था कि यज्ञ का जो इन्वॉल्वमेंट था वो जीवन शैली में भी था। जैसा आगे भैया ने बताया कि उसकी जो दया, स्नेह है ना, आसक्ति नहीं, अहंकार नहीं, ये जो सारी चीजें थी जीवन शैली में थी। और वो यज्ञ कर्मकांड के साथ इसमें वो जब भावनाएं प्रदीप्त होती थी और हम जीवन शैली में, यज्ञ के साथ अर्थव्यवस्था भी जुड़ी हुई थी, कृषि थी, घी बनना था। यज्ञ जीवन के साथ जो बाकी की अर्थव्यवस्था जुड़ी, हम लोग अभी चर्चा नहीं करेंगे आज। और प्रकृति और मनुष्य समुदाय के बीच में भी संतुलन के लिए यज्ञ था। अब इसका जो वैज्ञानिक पक्ष है उसकी चर्चा हमें आज करनी है। और इसमें एक जो एस्पेक्ट है वो ये है कि इसमें जो एक एस्पेक्ट है कि जैसा हमें आगे देखा कि यज्ञ जो होता है वो व्यक्ति के शरीर में भी चल रहा है। जैसे दो दो जगत हो गए ना, चेतन जगत है और एक पदार्थ जगत है। तो पदार्थ जगत में भी एक साइकिल चलती है जिसमें एक चीज दूसरे को देती है, दूसरी तीसरे को देती है और फिर वो घूम के फिर वापस आती है। जैसे कि आपने अन्न लिया, अन्न पेट में गया, पेट से ब्लड में गया, ब्लड से फिर से सेल्स के पास आया, फिर वहीं से मुंह के पास आया, पदार्थ जगत में चलती है। ऐसे हमारे शरीर में जो प्रकृति है, जो देव शक्तियां है, उस पर भी ये आदान प्रदान की प्रक्रिया चलती रहती है। सिमिलरली वर्ल्ड में भी ये चीज चलती रहती है। और वर्ल्ड में ये जो चीज चलती है उसमें जैसे आप देख सकते हैं फूड की साइकिल है, ऑक्सीजन की साइकिल है, नाइट्रोजन की साइकिल है, कार्बन की साइकिल है, सन साइकिल है। ये सारी जो साइंस की जो बेसिक्स बातें हैं जो हमने बचपन में पढ़ी है, हमें पता है कि ये साइकिल की एक प्रक्रिया होती है। साइकिल का मतलब ही होता है कि वो घूमता है। अब उसमें ये जो सिद्धांत है, हमारे ऋषि ने देखा कि इधर ये चेतन जगत है कि पदार्थ जगत है, दोनों में जो प्रक्रिया है वो यज्ञीय प्रक्रिया है। उसको फिर उन्होंने फिलोसॉफी के हिसाब से भी देखा, ज्ञान पक्ष से भी देखा। तो ये जो प्रक्रिया है उसके सिद्धांतों से पूरा पूरा जो वर्ल्ड है वो बेसिकली आदान प्रदान की प्रक्रिया से बना हुआ है। सब कुछ, चेतना जगत से लेके सब कुछ। अब इस पे ऋषि लोगों ने संशोधन किया था और उनके था कि उन्होंने इसके जो विधि विधान थे उस पे इतना गहन, उसके साइंटिफिक एस्पेक्ट पे इतनी ज्यादा पकड़ उनकी थी कि कॉन्शियसनेस एवं मैटर एंड मैटर दोनों को प्रभावित कर सकते थे थ्रू द प्रोसीजर ऑफ यज्ञ कर्मकांड। इसमें वो लोग ऊर्जा के प्रयोग करते थे और उसके द्वारा ये प्रक्रिया होती थी। तो ये एक मोटा मोटा सा आप लोगों को बताने का भाव था कि ये जो जो कर्मकांड है वो जो दिखता सिंपल से यज्ञ है, और इसकी जब डिटेल प्रोटोकॉल से हम डिटेल्स में जाने की कोशिश करते हैं तो वो एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसा ऊर्जा का प्रयोग, आप जैसा चाहे वैसा आउटकम ला सकते हो। और उसमें से एक छोटा सा आउटकम है आपका स्वास्थ्य, जिस पर अभी आज हम चर्चा करेंगे। मैक्सिमम शुरुआत हम थोड़ा सा साइंस से पहले थोड़े से, ठीक है, गायत्री माता और यज्ञ पिता वो हमारे इंडियन कल्चर के निर्माता माने जाते हैं। तो गायत्री माता और यज्ञ पिता का ऐसे आउट ऑफ रिस्पेक्ट नहीं लिख दिया गया है। ये हमारा कल्चर क्या है, हमारा पहरवेश, हमारा खान पान, हमारा सोच, हमारी जीवन शैली, हमारी अर्थव्यवस्था जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी, ये जो जितना भी जो प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया जितना भी हमारा जो कल्चर, जो वैदिक कल्चर था, इंडियन कल्चर जो इन ट्रू फॉर्म में था, उसका जो ओरिजिन है, उसका जो डीएनए है, मदर डीएनए गायत्री माता है और फादर डीएनए यज्ञ पिता है। अब ये जो प्रक्रिया है ना, इसको इसको हम डिटेल में तो नहीं जाने की कोशिश करेंगे,
पर इतना सा वो कहने की कोशिश करूंगा कि ये आउट ऑफ रिस्पेक्ट नहीं लिखा है। अगर आप वेद निकालते हैं तो वेद के पत्ते घुमाते हैं तो आपको यज्ञ शब्द हर 3 पेज पे मिलेगा, हर 3-4 पेज में यज्ञ, आहुति, अर्पण। और जब ये डिटेल्स में जाने की कोशिश करते हैं तो समझ में आता है कि फिलोसॉफी हो, जीवन शैली हो, सब जगह पे यज्ञ शब्द हमें मिलता है, और साइंटिफिक एस्पेक्ट सब जगह पे यज्ञ मिलता है। तो अलग अलग एस्पेक्ट्स है का जो प्रयोजन है। अब हम लोग सिर्फ यज्ञ की चर्चा करेंगे, उसमें भी स्पेसिफिकली उसके साइंटिफिक एस्पेक्ट स्वास्थ्य से रिलेटेड है। लेकिन जो प्रयोजन है आगे पुरोहित भैया ने इसको कवर अप कर लिया है। मोटे मोटे से बता देता हूँ कि आध्यात्मिक प्रयोजन होते हैं, सूक्ष्म शक्ति का प्रादुर्भाव होता है, तीर्थों की स्थापना होती है, सुसंस्कारिता होती है। ये जो प्रयोजन है वो यज्ञ की ऊर्जा से, ये पूरा इसका डिटेल प्रोटोकॉल्स होते हैं। दैट इज ऑल्सो स्पिरिचुअल साइंस, उसके प्रोटोकॉल्स होते हैं, रिक्वायरमेंट होती है। दैट इज चेतन जगत के एक्सपेरिमेंट्स है। हम आज जो दुनिया में जितना भी है, हम लोग मटेरियल वर्ल्ड के एक्सपर्ट हैं, पर वो जो एक्सपर्टीज थी वो चेतन जगत की एक्सपर्टीज थी। कॉन्शियस वर्ल्ड में आप कैसे चेतना की ऊर्जा को प्रयोग करेंगे, सूक्ष्म वातावरण की शुद्धि है, ये सारे जो प्रयोग थे वातावरण शुद्ध करने के लिए राम भगवान को करना पड़ा था, कृष्ण भगवान को करना पड़ा था, अश्वमेध के प्रयोग में, ये सारे उस तरह के प्रयोग है। प्रकृति का पोषण और संतुलन, भाई भूकंप रोकना है, बाढ़ रोकनी है, ज्यादा बारिश आ रही है तो रोकना है, जहाँ पे सूखा हो रहा है वहां पे बारिश लानी है। ये सारा का सारा जो प्रकृति पे कंट्रोल था उससे हम कर सकते हैं, यज्ञ से कर सकते हैं। और इसका पूरा विधि विधान है, इसके स्पिरिचुअल प्रोटोकॉल्स भी हिंट में इसके प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं वांग्मय 26 में, जो आपसे शेयर की जा सकती है अगर रिक्वायरमेंट है तो। ये जो ऊपर वाले जो 2 प्रयोग है वो प्योरली चेतन जगत से ज्यादा प्रभावित होते हैं। ये चेतन शक्ति या देव शक्ति या जिसका प्रकृति पे कंट्रोल है, उसके साथ आदान प्रदान की प्रक्रिया है। अब हम जो बात करेंगे वो स्थूल जगत में हमारा जो स्वास्थ्य है और हमारा जो रोग जो हमें होते हैं उस मुक्ति के लिए यज्ञ का क्या प्रयोग होता है, तो अभी हम इस पर चर्चा करेंगे। इससे पहले चर्चा करें यज्ञ चिकित्सा शब्द कहाँ से आया, और यज्ञोपैथी जो वो हमारे यहाँ पे कैसे है, इसका थोड़ा इतिहास की चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने कहा आपसे कि यज्ञ चिकित्सा कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है, ये वैदिक टेक्नोलॉजी है। वैदिक काल में यज्ञ चिकित्सा मुख्य चिकित्सा पद्धति थी। जो मध्यकाल के जो 2000 ईयर का जो था उसमें उसके डिटेल प्रोटोकॉल लुप्त हो गए थे, और परम पूज्य गुरुदेव इसको रिवाइव किया। अभी किसी को ये क्वेश्चन हो सकता है कि वैदिक काल में ये मुख्य चिकित्सा थी तो अभी क्यों नहीं है, उसके एविडेंस क्या है। तो उसके लिए जैसे आप वेद निकालेंगे, उपनिषद निकालेंगे, तो आपको ये चीज, ब्राह्मण ग्रंथ निकालेंगे, आरण्य ग्रंथ निकालेंगे, तो आपको भेषज यज्ञ से लेके ये सारी चीजें थ्रू आउट मिलेगी। बल्कि क्या है कि जो देव शक्तियां है, जिसका फिजिकल, इसके 3 तरह के जो एनर्जी है, जो कॉन्शियसनेस एनर्जी है, उसके 3 तरह के कंट्रोल होते हैं। पे होता है, एक का सूक्ष्म जगत पे होता है, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि सूक्ष्म जगत है, और तीसरा जो है वो प्योर कारण जगत है, चेतन जगत है। तो अब इसमें क्या है कि जो देव शक्तियां है, उस अलग अलग देव शक्तियां है, और उसका जैसे इंद्र है, वरुण है, ये सारी देव शक्तियों को हम यज्ञ में आवाहन करते हैं। हम यज्ञ में मुखे विष्णु, कंठे रुद्र, समाश्रिता। तो ये जब आप पूरा जो कर्मकांड देखेंगे ना, तो उसमें सारी देव शक्तियों का वैदिक देवताओं के नाम है। बेसिकली देव शक्तियां है। देव शक्तियां मतलब उसका जैसा हमने कहा प्रकृति पे भी कंट्रोल है, और पदार्थ पे भी कंट्रोल है, और चेतना जगत में भी कंट्रोल है, वो चेतन रूप है वो। तो इन पे जो कंट्रोल का जो विधान था, वो ऐसा मान लो कि अलग अलग देव शक्तियां, तो आपके पास अलग अलग मोबाइल में ऐप है, और वो ऐप जो है वो किसी इंद्र की ऐप है, जैसे व्हाट्सएप की है, फेसबुक की, ऐसे इंद्र की है, वरुण की है। उससे आप जैसा चाहे इच्छित उसमें परिवर्तन, उसका उपयोग कर सकते हैं, उपयोग से भी ज्यादा आदान प्रदान कर सकते हैं। लेकिन उसका जो प्लेटफॉर्म है, जो सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो यज्ञ। तो अब आप उस तरह से देखेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा। और इसको उपयोग करते हुए ये बहुत ही डिटेल चिकित्सा पद्धति विकसित थी, उसमें ऊर्जा का पूरा विज्ञान था, लेकिन वो मध्यकाल में लुप्त हो गई। उसमें कैसी लकड़ी रहेगी, कैसा घी रहेगा, कैसा व्यक्ति कराएगा, कैसे काल में रहेगा, कैसे टाइम स्पेस एनर्जी का उपयोग होगा, ये सारा पूरा विधि विधान हुआ करता था। वो सारा लॉस्ट हो गया है, उसके डिटेल प्रोटोकॉल लॉस्ट हुआ है। उसके जीवित थे। तो परम पूज्य गुरुदेव ने 1979 में ब्रह्मचर्य श्लोक संस्थान में श्रद्धेय डॉक्टर साहब को ये कार्य सौंपा था, और श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने फिर इस चीज को इतना अच्छे से फाउंडेशन रखा। 500 जड़ी बूटियां चूज की गई। अब क्या था कि इसमें जो प्रिंसिपल है वो 5 प्रिंसिपल है, जिसकी अभी जो गुरुजी ने वांग्मय 26 में इसका हिंट दिया है।
एक आर्टिकल दिया है और उसके ही बेस पे अपना पूरा आज का प्रेजेंटेशन है। तो आज का जो अभी प्रेजेंटेशन है अपने पास नेक्स्ट जो 15 उसमें हमें ये चर्चा करनी है कि इसका इतिहास क्या है, जिसको अभी हम लोग मोटा मोटा सा ले रहे हैं, इसका मैकेनिज्म क्या है और इसका एविडेंस क्या है। तो इतिहास में क्या कि वहां पे 500 जड़ी बूटियां चूज की गई और उसके हिसाब से अलग अलग फॉर्मूला बनाए गए और फिर वो फॉर्मूला को 2003 से विश्वविद्यालय में आयुर्वेद विभाग के द्वारा पेशेंट्स को दिया जा रहा है और उसके बहुत गजब के रिजल्ट्स है, जिसको हम लोग पीछे आपको दिखाएंगे एविडेंस में। और अभी हमारा जर्नल भी निकलता है उसको लेके यज्ञ पे। ये पूरी जो स्लाइड है वो ऑनलाइन अवेलेबल है, हम आपसे लिंक शेयर कर लेंगे। इसका उद्देश्य ये है, ये कोई पद्धति नहीं थी, इसको परम पूज्य गुरुजी ने रिवाइव किया है। और उसमें क्या था कि उसके जो उस टाइम पे इंसान की कैपेसिटी, प्रकृति की कैपेसिटी और वनस्पति की कैपेसिटी अलग थी। आज तीनों गड़बड़ा गई है, तो उसको करने के लिए आयुर्वेद को बेस बनाते हुए गुरुजी ने एक सिंपल प्रोटोकॉल दे दिया, एक ऐसा विधान दे दिया कर्मकांड, और उसके हिसाब से फिर इसको हम लोग आज करते हैं और उसका थोड़ा सा आपको आगे एविडेंस बताएंगे। अभी क्या है कि बहुत सारे रोगों की औषधि अपने पास 30 तरह की कैटेगरीज है, तो वो सारी आयुर्वेद विभाग में देव संस्कृत विश्वविद्यालय में मिलती है और आपको इसको आप प्राप्त कर सकते हैं, घर पे भी बना सकते हैं। इसकी जो किताब है अपने काउंटर पे मिलती है और औषधियों का फॉर्मूला घर पे भी बना सकते हैं लाके और यहाँ से भी ले सकते हैं। उद्देश्य क्या है, इसको जब 40 दिन 6 महीने के लिए, 40 दिन से लेकर 6 महीने डिपेंडिंग ऑन द, जब ट्राई करते हैं तो इसका जबरदस्त रिजल्ट है। बट ये तो हम लोग अभी आगे चर्चा करेंगे कि मैक्सिमम रोगों में जहाँ पे एलोपैथी से फायदा नहीं हो रहा है, इसमें गजब का रिस्पॉन्स मिल जाता है। मानसिक रोग है, अनिद्रा है, एपिलेप्सी है, डिप्रेशन है, सारे मानसिक रोगों की औषधियां है। HIV, कैंसर, TB, डायबिटीज, थायराइड, सभी तरह की रोगों की है, ये लिस्ट है, इसमें हम नहीं करेंगे। पर कहने का यह है कि औषधि अवेलेबल है। तो ये तो एक एस्पेक्ट हो गया। जो 5 चीजें जो गुरुजी ने बताई है जिससे यज्ञ चिकित्सा कार्य करती है, अब उसकी चर्चा करेंगे। मोटे मोटे तौर पे यज्ञ चिकित्सा क्या है भाई, अग्नि के अंदर हमने औषधि डाल दी, औषधि का धूम्र उत्पन्न हुआ, उससे वो धूम्र में घटक, औषधीय घटक होते हैं यज्ञ धूम्र में, वो शरीर में जाती है, प्रवेश करके उससे स्वास्थ्य लाभ होता है। ये मोटी डेफिनेशन है क्योंकि उसमें मंत्र भी है और अग्नि का भी इंपॉर्टेंट है। और ऐसे 5 चीजें हैं, कौन कौन सी है, तो औषधिया है, मंत्र है, अग्नि है, व्यक्ति की ऊर्जा, पात्र का, जो व्यक्ति जिसको करा रहा है वो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है, और लास्ट में सूर्य की ऊर्जा। ये 5 चीजों के एस्पेक्ट है इसके। मोटे तौर पे रोग यज्ञ चिकित्सा कार्य कैसे करती है, तो ऐसा समझ सकते हैं कि हम रोग के एस्पेक्ट में तीन लेयर है हमारे, फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल। तीनों लेवल विकृति आती है, नॉर्मलिटीज आती है और उससे रोग होता है। जो हमारा जो मॉडर्न साइंस है वो क्या बोलता है कि भाई जो मेंटल फिजिकल जो प्रॉब्लम है, जो पॉल्यूशन से होता है, बहुत सारे रीजन होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, रेडिएशन होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उससे जो प्रॉब्लम होता है उसको आप दवाई से, फिजिकल गोली से फिजिकल सेल्स में चेंज कर सकते हैं। इसीलिए औषधीय धूम्र, वो जो सूक्ष्मीकृत औषधि धूम्र है वो कार्य करती है। जो दूसरा जो रोग का कारण है जो आज मॉडर्न साइंस बोलता है वो है इंटरनल आपका क्या प्रॉब्लम है। इंटरनल जो प्रॉब्लम होता है वो आपके थॉट्स, नेगेटिव थॉट, नेगेटिव इमोशन से होता है और उससे नेगेटिव हार्मोन्स आते हैं और उससे डिसीज होता है। इसको मेडिकल लैंग्वेज में साइको न्यूरो इम्यूनिटी बोलते हैं। अब उसमें हम लोग डिटेल में जाएंगे नहीं, लेकिन जो मूल बात है कि ये जो लेवल है, जो आपका नेगेटिव इमोशंस है, नेगेटिव थॉट्स है, उस पर जिसको असर करना है ना, वहां पे आपकी मंत्र शक्ति और यज्ञ की ऊर्जा असर करती है यज्ञ में। इस तरह से फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल तीनों लेवल पे ये कार्य करती है। अभी हम लोग एक एक एस्पेक्ट्स को देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे औषधि, सूक्ष्मीकृत औषधि। सूक्ष्मीकृत औषधि जो हम औषधि अग्नि में डालते हैं वहां पे 500 to 600 डिग्री टेम्परेचर होता है, उसके अंदर हम औषधि डालते हैं तो औषधि वेपराइज भी होती है और सब्लिमाइज भी होती है। सब्लिमाइज मतलब बहुत छोटी हो जाती है, नैनो से भी नैनो पार्टिकल में जाने की वो इतने वो वेपराइज हो जाती है और नैनो पार्टिकल जितने फॉर्म में चली जाती है, जिसमें हमें जतिन भैया ने काफी हेल्प किया है और हम उसमें रिसर्च भी कर रहे हैं वो पार्टिकल को एनालिसिस, तो वो कॉन्टेक्ट हमको दिलवाए हैं। तो इसमें जो है कि ये जो औषधि है वो फिर आसानी से ब्लड में चली जाती है, पर उसमें जो हम औषधि का प्रयोग करते हैं वो 4 तरह की औषधि होती है। एक जो बैक्टीरिया के कीटाणुओं को नाश, बैक्टीरिया जो एनवायरमेंट में होते हैं उनका नाश करती है, बैक्टीरियल, फंगल, वायरल।
फिर जो होता है हमारी इम्यूनिटी बढ़ाती है। तीसरी टाइप की औषधि होती है जो सीधी मेटाबॉलिज्म पे असर करती है। कैंसर का मेटाबॉलिज्म है, डायबिटीज का मेटाबॉलिज्म है, सीधा डीएनए, सेल्यूलर प्रोटीन लेवल, सेल सिग्नलिंग लेवल पे वो असर करती है, जो आयुर्वेद का नॉलेज है ना। और उसमें बहुत सारा आयुर्वेद के हब्स पे ये सारा नोन है। और जो जो लास्ट है वो हमारे अंदर स्ट्रेंथ देती है। उसमें हमारे पास जायफल भी होता है, उसमें हमारे पास किशमिश भी होती है। ये सारी चीजें इम्यून पावर देती है, जबकि डाइजेस्टिव सिस्टम पेशेंट्स में कम हो जाती है, सांस के द्वारा वो आसानी से चली जाती है। तो ये हमारी सूक्ष्मीकृत औषधि की सामर्थ्य है। नासिका के द्वारा जो हम लेते हैं उसमें से ज्यादा फायदा होता है कंपेयर टू काढ़े के रूप में। काढ़े के रूप में लीवर मैक्सिमम चीजें मेटाबोलाइज कर देता है, ब्लड में वो चीज इंटैक्ट पहुंचती नहीं है, जबकि हमारे सांस के द्वारा इंटैक्ट पहुंच जाती है। तो ये पूरा एक कंपैरिजन टेबल है, आप इसको पढ़ सकते हैं। दूसरा, ये मुंबई के ही है, अपने डॉक्टर रजनी जोशी की ही है, आईआईटी मुंबई में उनका ये स्टडी है। उन्होंने ये मैथमेटिकल मॉडलिंग से बताया था कि ओरल एंड आईवी से ज्यादा बायो अवेबिलिटी हमारी स्मोक में होती है। और ये तो फास्ट एक्ट भी करता है, इसीलिए फिर अस्थमा जैसे रोगों में जहाँ पे रिस्पॉन्स की आवश्यकता होती है वहां पे एरोजोल्स जाते हैं। तो ये विधि विधान ऋषि लोग जानते थे। और ऐसा नहीं है कि ये पूरा वर्ल्ड में छाई हुई नहीं थी, वर्ल्ड में कंट्रीज में ये चीज अभी भी ट्रेडिशनल रूप में एज ए स्मोक यूज होती है। ये साइंटिफिक पेपर है 2006 का, जर्नल ऑफ एथनो फार्माकोलॉजी में छपा है। अब क्या है कि ये तो औषधि की बात हो गई, औषधि में एक और चीज है, ये हमारे यज्ञ चिकित्सा का मेन सिद्धांत है। औषधि के अंदर वो क्षमता जागृत करते हैं कि वो चेतना को प्रभावित कर सके। उसके अंदर जब वो अणु छोटा हो जाता है ना, तो एनर्जी जैसे मास होता है, जितना कम होता जाएगा ना वो फॉर्म में नजदीक चला जाएगा, और वो इतना होता जाता है कि वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, और वो एनर्जी के द्वारा ब्लड में आसानी से चला जाता है, और फिर वो हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके न्यूरोलॉजिकल डिसीजेज है और मानसिक रोग है उसमें बहुत ज्यादा फायदा करता है। अब ये औषधि की बात हुई, दूसरी है मंत्र। मंत्र भी 4 तरह से काम करता है हमारे अंदर। चेतना के लेवल पे हमारा प्राण का वहन करता है, एम्प्लीफिकेशन करता है, जितनी भी एनर्जी यज्ञ में उत्पन्न होती है उसका एम्प्लीफिकेशन करता है। ये तीनों स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है। जो लास्ट एस्पेक्ट है कि साउंड मैटर को प्रभावित कर सकती है। तो हमारा जो मूल उद्देश्य यज्ञ में है कि हम यज्ञ की ऊर्जा, व्यक्ति की ऊर्जा, मंत्र की शक्ति का प्रयोग करके जो पदार्थ है, औषधि है, उसकी कारण शक्ति को जागृत करते हैं जो हमारी कॉन्शियसनेस से प्रभावित कर सके। ये गुरु जी का दिया हुआ सिद्धांत है, परम पूज्य गुरुदेव का दिया हुआ सिद्धांत है। इस पे भी हम लोग एक्सपेरिमेंट डिजाइन कर रहे हैं। हालांकि ये डायरेक्टली मेजर करना बहुत मुश्किल है, पर अगर हम लोग इस डायरेक्शन में चले तो इस तरह की रिसर्चेस में कुछ आउटकम दिखा पाएंगे कि भाव का क्या इंपॉर्टेंट है औषधि पे, उसके कैसा आउटकम आता है। ये सब सारी चीजें है। मंत्र का जो मंत्र क्या होता है, एनर्जी है, साउंड एनर्जी है, फिर लाइट एनर्जी है, हीट एनर्जी है। ये तीनों मिलके ऐसा ऐसा रिएक्शन उत्पन्न करते हैं कि जब हम ब्रह्मांड पे दूर दूर तक उसके प्रयोग कर सकते हैं। और इसमें व्यक्तिगत अनुष्ठान, धर्म अनुष्ठान वगैरह ज्यादा रोल प्ले करते हैं। ये स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है, वातावरण को शांत करता है। जो फिजिकल एस्पेक्ट है उसमें यह है कि जो मंत्र की शक्ति और ऊर्जा है वो हमारे ऑरा जो रहता है उसको प्रभावित करके साइको न्यूरो इम्यूनिटी के तहत, हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड के तहत करके हमारे हार्मोन्स को प्रभावित करती है, और वो हमें डिसीज से मुक्त करती है, जैसे हमने आगे की बताया। और ये हो गए औषधि, एक हो गया मंत्र। है अग्नि। अग्नि है ना, वो बहुत स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है। वी आर गोइंग फ्रॉम मटेरियल टू द फिजिकल, मटेरियल साइंस टू द। अब क्या है कि अग्नि जो है ना, औषधि, मंत्र और अग्नि। अग्नि जो है वो ऋग्वेद का पहला मंत्र है। अग्नि के 2 प्रयोजन है, भौतिक और आध्यात्मिक। भौतिक में क्या हो जाता है, औषधि को सूक्ष्मीकृत करता है, 500 डिग्री टेम्परेचर से ज्यादा होता है, ब्लड स्किन स्पोर खोलता है, ब्रीदिंग अच्छे से होती है, 40% ब्रीदिंग होती है, शरीर का मैल कचरा बाहर निकलता है। ये पूरा नेचुरोपैथी का सिद्धांत है। अब जो आध्यात्मिक प्रयोजन है वो ये है कि यज्ञ स्थूल जगत से सूक्ष्म जगत में ले जाता है। अब ये जो हमने कहा ना आपसे आगे कि हम लोग कुछ भी चेंज कर सकते हैं वर्ल्ड में, कॉन्शियस वर्ल्ड में, मटेरियल वर्ल्ड में, तो ये उसका विज्ञान काम करता है। और ये प्योरली स्पिरिचुअल साइंस है, जिसकी आज हम उसमें हम लोग और चर्चा कर सकते हैं, पर अभी हम उसको छेड़ेंगे नहीं। और जो हमारी भावनाएं है वो स्थूल से स्वाहा के साथ अग्नि भगवान का मुख माना जाता है। 4 प्रमुख देविक शक्तियों में से अग्नि है, और ऋग्वेद में सबसे ज्यादा मंत्र 2nd नंबर पे अग्नि के है ना। तो वो उस तरह से अभी विज्ञान है। हमने बोला मंत्र, अग्नि, और उसके बाद आता है
पात्रता और उसके बाद सूर्य की शक्ति। पात्रता की स्लाइड हमने रखी नहीं है जानबूझ के, पर पात्रता ये चीज है कि इंसान है। इसका सिंपल एग्जांपल ये है कि राम भगवान को जन्म देने वाला, यज्ञ करने वाली शक्ति सबसे टॉप लेवल के ऋषि में नहीं थी, ब्रह्मर्षि ऋषि में नहीं थी, ही वाज द हाईएस्ट। उन्होंने बोला इसका एक्सपर्ट तो श्रृंगी ऋषि है। कहने का उद्देश्य क्या है, वो जो डिफरेंस आता है ना, वो व्यक्ति की ऊर्जा का आता है। पर्टिकुलर इट इज अ प्योर साइंस। आपको जैसा रिएक्शन चाहिए वैसी हीट, और ऐसी हीट वो हीट इंटरनल हीट होती है। जैसा व्यक्ति की ऊर्जा रहेगी वो कार्य करता है, तो उससे पदार्थ की कारण शक्ति जागृत होती है। दिस ऑल 5 एस्पेक्ट्स आर इंटरकनेक्टेड। और जो अब लास्ट की जो चर्चा है वो सूर्य विज्ञान है। यज्ञ का जो मूल प्रयोजन है ना, यज्ञ चिकित्सा का, हम इतनी सारी चीजें तो करते हैं पर ऊर्जा वहां से उत्पन्न नहीं होती है। ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है वो सन है, और उसके लिए आप लोग वांग्मय 15 पढ़ सकते हैं, उसमें बहुत डिटेल में दिया हुआ है कि सूर्य के भी 3 लेयर है, जैसे हमने आगे चर्चा की है ना, आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक, तीनों लेवल पे है। पृथ्वी भी सूर्य से निकली हुई है, एक थियरी बोलती है ना, पूरा प्राण तत्व पृथ्वी पे बहता है वो सूर्य की वजह से है। तो रोग होता है प्राण तत्व की कमी से। सूर्य के साथ बैलेंस करने की प्रक्रिया है यज्ञ चिकित्सा। यज्ञ हम सुबह शाम करते हैं, यज्ञ में हम गायत्री मंत्रावती से आहुति देती है, वो सूर्य का मंत्र है। यज्ञ में हम लोग सूर्य अर्घ ध्यान करते हैं। बेसिकली मंत्र एंड यज्ञ ये दोनों इंटरडिपेंडेंट है। गायत्री मंत्र और यज्ञ ये दोनों इंटरकनेक्टेड है। ये गुरुजी ने भी लिखा हुआ है, गुरुजी ने लिखा है। और इसका मतलब ये है कि यज्ञ चिकित्सा का जो मूल प्रयोग है वो सूर्य के साथ कनेक्शन है, और सूर्य के साथ तालमेल करने से ही हमारा, और वेदों में भी जैसे यहाँ पे दिखाया, अथर्ववेद में भी लिखा हुआ है, ये मुख्य विज्ञान है। अब एक छोटी सी बात, जैसा हमने कहा कि जो हमारी पीनियल ग्लैंड होती है वो हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक को कंट्रोल करती है। हमारे अंदर कितने साइक्लिक प्रोटीन, जो हमारी सेल साइकिल्स होती है सेल्स में, उसको कंट्रोल करती है। और वो जो प्रक्रिया है वो हम लोग सूर्य के साथ तालमेल करने से आसानी से कर सकते हैं। इसलिए यज्ञ चिकित्सा में ये एस्पेक्ट ध्यान रखते हैं ना, तो सुबह के यज्ञ करने से 40 दिन के लिए हर कोई सुबह का यज्ञ करेगा तो अपने की ये साइकिल ठीक होती है, इसकी स्लीप ठीक होती है, उसके हार्मोन ठीक होता है, उसके अंदर की सेल साइकिल ठीक होती है, उससे उसके मैक्सिमम रोग और कंप्लेंट दूर हो जाते हैं। माइग्रेन जैसे लोग, मेंटल डिसीज के लोग ऐसे ही ठीक हो जाते हैं। तो ये पूरा एक विज्ञान है ना। इसका एक और स्टडी यहाँ पे दिया हुआ है कि हर हम लोग वी आर कनेक्टेड टू द सन। इसका एक मॉडर्न पेपर है जिसमें बताया गया कि सूर्य की साइकिल के साथ ह्यूमन डिसीजेस, महामारी, प्लेग है ना, सिविलाइजेशन नष्ट होना, ये सारा इंटरकनेक्टेड है ना। ये आपको वांग्मय 15 में डिटेल में मिल जाएगा। चलिए, अब जो हमें बात करनी है, हमने चर्चा की अभी तक का यज्ञ का इतिहास, यज्ञ चिकित्सा का, यज्ञ चिकित्सा कैसे कार्य करती है 5 बिंदु पे। अब हमें देखना है कि इसके एविडेंस क्या है। तो क्या है कि यज्ञ चिकित्सा क्या, यज्ञ क्या करता है कि अंतरिक्ष में जो प्राण रहता है, वाइटल एनर्जी है अंतरिक्ष में, है ना, वो खींचता है, वो फिर प्लांट के अंदर फाइटो मेडिसिन वो बनाती है ना, मून की एनर्जी होती है, ये सारा वो लगता है। तो ये एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कि यज्ञ की प्रेजेंस में सीड की ग्रोथ, लेंथ, हाइट, ये सारा बढ़ जाता है ना। तो ये एक्सपेरिमेंट है, दर्शाता हुआ कि इसमें मंत्र भी प्ले करता है, अग्नि भी प्ले करता है, उसकी औषधि भी प्ले करती है। अब क्या है कि यज्ञ करने से बैक्टीरिया, फंगस नष्ट होते हैं। इसके काफी रिसर्चेज अवेलेबल है। 2 रिसर्च हमारी यूनिवर्सिटी में हुई है। एक रिसर्च अपने डॉक्टर अनिल झा है, उनके भाई है भावनगर में, उन्होंने किया हुआ है। उन्होंने पाया है कि जिस कमरे में यज्ञ करते हैं वहां पे 95% बैक्टीरिया 60 मिनट के यज्ञ से कम हो जाते हैं। और ऐसा ही स्टडी डॉक्टर नौटियाल है जो सीमैप से जुड़े हुए हैं, मेडिसिनल प्लांट डिपार्टमेंट और बॉटनिकल डिपार्टमेंट है इंडियन गवर्नमेंट का। उन्होंने करीब 95 के बाद 95 के आसपास ये पेपर एक पब्लिश किया है। उसमें उन्होंने वही बताया कि 95% बैक्टीरिया कम हो जाते हैं उस कमरे के, और 1 महीने तक पैथोजेनिक बैक्टीरिया ABCDEFG वो पनपते नहीं है, ऐसा करके उनका रिसर्च है। और ये कुछ लिंक्स यहाँ पे दी हुई है। डॉक्टर नौटियाल की हालांकि इसमें नहीं है, पर हम आपको प्रोवाइड करा सकते हैं। तो ये तो फिक्स है कि ये औषधि हम लोग नॉर्मल औषधियां भी यज्ञ चिकित्सा की यूज करते हैं, उससे वातावरण शुद्ध होता है। अब क्या है कि वायुमंडल में भी शुद्धि मिलती है, पार्टिकुलेट मैटर होते हैं घर में कम होते हैं, पेट्रोल डीजल के, रेडिएशन लैपटॉप टीवी वगैरह के कम होते हैं, है ना। ये सारे प्रिलिमिनरी डेटाज है हमारे। और ये जो है वो यह मानसिक रोगों में यज्ञ चिकित्सा सबसे ज्यादा कार्य करती है। और हमारे यहाँ पे इस पे 2-3 थीसिस हुई है PSV में। ये सारा का सारा श्रद्धेय डॉक्टर, मैक्सिमम थीसिस इनिशियल जो थीसिस है 2003 से श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने यहाँ पे देव संस्कृत विश्वविद्यालय में कराई है, और उसका ये डेटा है। तो उसमें जैसे इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है,
है ना, HIV के पेशेंट्स में चिंता है, अवसाद है, फिर नॉर्मल पेशेंट्स में भावनात्मक स्थिरता आती है, OCD है, एपिलेप्सी है, ये सब में बहुत अच्छे से यज्ञ चिकित्सा कार्य करती है। बल्कि यज्ञ चिकित्सा का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है मेंटल डिसीजेस में, क्योंकि आपको मेंटल डिसीज होती है भावना और थॉट पे, उसके लिए तो आपको कोई मेडिसिन काम करेगी नहीं। तो उसके लिए जो हमने बताया ना, अग्नि, मंत्र, सूर्य, पात्रता, ये सारे एस्पेक्ट उसमें कार्य करते हैं। ये एपिलेप्सी का एक डेटा है, उसमें आप देख सकते हैं कि 8 से 10 एपिसोड आते थे 3 साल से। यज्ञ चिकित्सा शुरू करने से रात को 2 बार आया था पहले 1-2 महीने में, और उसके बाद उनको कभी नहीं आया, नींद में तो वैसे भी नहीं आया। और एपिलेप्सी में हमारे पास 1-2 और केस स्टडीज है, पर बहुत गजब का काम करता है। ये हमारा वो डेटा है कि जब हम लोग नॉर्मल लोग यज्ञ करते हैं, तब हमारा जो टेंशन जो मेजर करता है गैल्वेनिक स्केल रिस्पॉन्स, वो हमारा यज्ञ की शुरुआत में जो पाया जाता है गायत्री मंत्रावती तक, वो लेवल, और गायत्री मंत्रावती से एंड तक, विसर्जन तक जो पाया जाता है, उसमें सिग्निफिकेंटली वो कम पाया जाता है। तो नीचे इसका रेफरेंस दिया हुआ है। ये भी एक स्टडी है जो अपनी यूनिवर्सिटी में हुई है, डॉक्टर रजनी जोशी दीदी इसके एडवाइजर भी थे, उनके अंडर में हुई है। और इसमें पाया जाता है कि ये जो बैक्टीरियल जो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट्स का जो स्पूटम है, उस पे जब 40 मिनट के लिए धूम्र पास की तो 75% ग्रोथ कम आई, और आम की लकड़ी में सिर्फ 14%, और वो बाकी का कंट्रोल है। कैंसर के पेशेंट्स में बहुत गजब कार्य करती है यज्ञ चिकित्सा, क्योंकि तीनों लेवल पे कार्य करती है। कैंसर के पेशेंट को इम्यूनिटी भी चाहिए, है ना, कैंसर के पेशेंट को स्ट्रेंथ चाहिए, इम्यूनिटी एंड स्ट्रेंथ ड्यूरिंग कीमोथेरेपी। कैंसर के पेशेंट्स को वातावरण शुद्ध चाहिए जिससे इन्फेक्शन कम हो, और ऐसी जड़ी बूटी अंदर चाहिए जो मेटाबॉलिज्म पे असर करे। तो ये तीनों लेवल पे यज्ञ चिकित्सा कार्य करती है। इसमें हम लोग इन विट्रो स्टडीज, जतिन भैया ने भी हेल्प किया है, मुंबई से कुछ साइंटिस्ट के साथ एक डेटा भी निकलवाया है कि ब्रेस्ट कैंसर सेल लाइन पे ही हमने धूम्र का एक्सट्रैक्ट पास किया, और वो गजब का उसका IC50 डेटा आया हुआ है। आर्थराइटिस पे भी ये गजब का काम करता है, हमारे यहाँ पे PhD हुई है ना। थायराइड पे ये गजब का है, हम लोग 500 पेशेंट्स का क्लिनिकल ट्रायल कर रहे हैं। हमें 75 जगह से, महाराष्ट्र से और गुजरात से मिलके कंफर्मेशन आए हैं, तो वहाँ पे हम लोग एक थायराइड का क्लिनिकल ट्रायल कर रहे हैं। बहुत गजब का रिजल्ट है थायराइड में, बहुत हाइपो में तो बहुत गजब का है, पर एग्जैक्ट कितने परसेंटेज में असर करता है, कैसे असर करता है, कैसे क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करता है, उसका डेटा शायद हम आप लोगों को 1 साल में दे पाए। डायबिटीज में भी ये बहुत गजब का कार्य करती है ना। ये डायबिटीज और ऐसे डिसीज होता है ना, उसमें खान पान से रिलेटेड तो 5-6 महीने के लिए अच्छे से करना पड़ेगा, फिर वो धीरे धीरे अपने एलोपैथी का डोज कम करके और इसको कंटिन्यू करके इसको रिप्लेस कर सकते हैं। और हमारे पास फील्ड में ऐसे लोग हैं जो योग यहाँ से सीख के गए और वहां पे अपनी चिकित्सा चलाते हैं, और उसमें उन लोगों ने काफी लोगों के इंसुलिन के डोज कम करा दी, इंसुलिन तक छुड़वा दी। पर ये सारे एनेक्डोटल डेटा है, हमारे पास सिस्टमेटिक डेटा अभी, क्लिनिकल ट्रायल अभी है नहीं जो भविष्य में दे पाएंगे। अब करना कैसे है, तो देखिए मोटा मोटा सिद्धांत है, 40 दिन के लिए करना है। मेन है कि आपको आपका टेम्परेचर 500-600 डिग्री होना चाहिए, क्वांटिटी ऑफ फायर, और वो निर्धूम होनी चाहिए, और उसमें आपको 40 ग्राम जितनी हवन सामग्री डालनी है और 15 से 20 मिनट प्राणायाम करना है। एक ये हो गया, और उसमें कोई केमिकल्स नहीं डालना है। और जो मेन चीज है कि आपका नॉर्मल एयर का इंपॉर्टेंट है, तो नॉर्मल एयर और वो एयर दोनों का सम्मिश्रण होना चाहिए यज्ञ धूम्र का, तभी वो धूम्र हेल्प करेगी। हमें लकड़ी का धुआं नहीं चाहिए, हमें औषधि की धूम्र चाहिए, और इसके लिए आपको मंत्र के साथ इसको जब भावपूर्ण किया जाएगा तो उसकी होती है और वो सूक्ष्म बनता है, और अंदर जाके वो साइकोलॉजिकली, इमोशनली या फिजिकली तीनों लेवल पे हेल्प करता है। हम अति अवरुद्ध ना करें, नॉर्मल एयर सर्कुलेशन रखना है। ये हमारे प्रयोजन है, हम लोग ब्रह्मवर्ष शोध संस्थान, ये कार्य शुरू हुआ है, वहीं से श्रद्धेय ने इसकी पूरी नींव रखी है, और यहाँ पे भी उसको फिर से रिवाइव करने की योजना चल रही है। क्योंकि यज्ञ चिकित्सा का जो मेन जो बात है ना, ये तो छोटे छोटे एनेक्डोटल चीजें दिखाने के लिए है और प्रूव करने के लिए है, और इमीडिएट नीड है। और जो रियल बेनिफिट है, जो गुरुजी ने कहा है, वो क्या होता है कि जब इंसान गायत्री यज्ञ का डेली लाइफ में प्रयोग करता है, तो उसका व्यक्तित्व में परिष्कार होता है और उसकी जीवनी शक्ति बढ़ जाती है। और जीवनी शक्ति मेजर करने के लिए ब्रह्मवर्चस्व में काफी साल के लिए कार्य हुआ है, और वैसा मॉडल हम फिर से रिवाइव करने की कोशिश करेंगे, और बताएंगे कि नॉर्मल जो है व्यक्ति की जीवनी शक्ति है, इंसान को बीमार ही नहीं होने देना है। बीमार हो जाता है तभी भी यज्ञ चिकित्सा है, बीमार नहीं होने देने के लिए भी यज्ञ चिकित्सा है। शांतिकुंज हर्बल फार्मेसी जड़ी बूटी हमारे पास है जो गुरुजी ने सिलेक्ट करवाई है, और 20 औषधि ऐसी है, गुरुजी के सामने वो बनवाई गई थी, जो जीवेश शरदम शतम में वो 20 औषधि, हर सिस्टम के लिए 2 औषधि, ऐसी 10 सिस्टम है, वो सारी औषधि की यहाँ पे मिलती है, और हर इंसान एक औषधि चिकित्सा से अपने आप को ठीक कर सकता है। आयुर्वेद एवं समग्र विभाग में ये चीज की आपको जानकारी मिल जाएगी, और ये औषधियां जो जितनी भी हमने आगे बताई वो वहां से मिलती है।
यज्ञ अनुसंधान केंद्र जिसकी कार्यभार का मुझे माध्यम बनाया गया है, उसमें हम लोग फाइटोकेमिकल एनालिसिस, माइक्रोबायोलॉजिकल एनालिसिस, पेशेंट सैंपल, प्लांट पे स्टडीज, ये सारी स्टडीज हम लोग कर रहे हैं और वहां पे हमारी लेबोरेटरीज मोर देन 40% बन चुकी है, बाकी की इन द प्रोसेस है। और ये यज्ञ चिकित्सा के और यज्ञ के रिलेटेड, यज्ञ के ज्ञान विद्या के रिलेटेड, इवन ज्ञान भी उसके रिलेटेड जो अनुसंधान होते हैं फिलोसॉफी से लेके जो भी, वो सारे के सारे हमारे ये फ्री ऑनलाइन अवेलेबल जर्नल है, पीयर रिव्यूड जर्नल है, उसमें हम पब्लिश करते हैं। तो मैंने आप लोगों से 10 मिनट, करीब 7 मिनट ज्यादा लिया है, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ और ये वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद विरल भैया, आपने बहुत ही सुंदर तरीके से यज्ञ के आध्यात्मिक वैज्ञानिक पक्ष को बहुत ही सुंदर तरीके से रखा, गुरुजी के विचारों को हम तक प्रेषित किया। बहुत सारे प्रश्न हैं जो यज्ञ के इस वैज्ञानिक पक्ष को आप और भी अच्छे तरीके से बता सकते हैं। कुछ प्रश्न हैं हमारे पास, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि ये जो समय है, इस समय लोग एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक अनेक पैथीज हैं, तो कैसे लोग यज्ञ और मंत्र थेरेपी पर कैसे विश्वास करें जबकि अन्य पैथीज ऑलरेडी हैं? ये और विश्वसनीय कैसे बन सकता है? दीदी ये बहुत बढ़िया है। अब यज्ञ चिकित्सा जो है ना, वो मेंटल डिसीज में बहुत पावरफुल है। अब ये तो क्या है कि कोई भी थेरापी होती है, उसको फिर से एस्टेब्लिश करने के लिए लगता है। इतने साल से देव संस्कृति विश्वविद्यालय और ब्रह्मचर्य शोध संस्थान में जो कार्य हुआ है, उससे काफी फैल रहा है। और दूसरा क्या है कि लोग तभी आते हैं जब उनको एलोपैथी से थक जाते हैं, ऐसा कोई डिसीज हो जाता है, उसमें थके हुए हैं, तब आते हैं, तब ये इसका प्रयोग करते हैं और फिर जिसको फायदा होता है वो और लोगों को बताता है। तो एक तो ये सिंपल सी प्रक्रिया हो गई। दूसरा, हम लोग गायत्री परिवार की ओर से यहाँ पे हमारी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, हम लोग इसमें कार्य कर रहे हैं। इसके हम लोग इस प्लेटफॉर्म से भी हम लोग उसको ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें हमारा जो प्रेरक बल है वो परम पूज्य गुरुदेव की भविष्यवाणी है। उन्होंने कहा कि 1975 में उनके लेक्चर में उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में यज्ञ चिकित्सा वही स्थान प्राप्त करेगी जो वैदिक था, वो फिर से यज्ञ चिकित्सा वो एस्टेब्लिश होगी, जैसा आयुर्वेद का भी है वैसे इसको भी स्थान मिलेगा। तो इसमें जो जितने हम लोग जिसके संपर्क में है, ये बहुत ही पॉपुलर तरीके से ये गति पकड़ी जा रही है। और आप थोड़े साल में इसको देखेंगे भी सही कि ये किस तरह से लोगों के पास जा रही है, क्योंकि उसका रीजन ये है कि आपने जो दूसरी चीजों की बात बताई वो इससे जुड़ी हुई है। जैसे नेचुरोपैथी है, वो नेचुरोपैथी का ही एक हिस्सा है। स्वेदन प्रक्रिया में हम लोग हवन से चिकित्सा करते हैं, तो ये उसका हिस्सा है। आयुर्वेद में भी हवन एक चिकित्सा है ना, आयुर्वेद में भी धूम नस्य के रूप में है। तो ऐसा तो है नहीं कि ये कोई आउट ऑफ द बॉक्स सिनारियो है। और इससे फायदा जब इंसान को दूसरी पद्धतियों से नहीं होता है तब हमारे पास आता है, और जब उसको फायदा होता है, जिसको हम साइंटिफिकली क्लिनिकल ट्रायल्स भी कर रहे हैं, और फिर उसके बाद ये आसानी से लोग एक्सेप्ट भी करने लगेंगे। तो ये समय आ रहा है दीदी, और इसलिए विषय हमारे गुरु का संबंध है। बिल्कुल गुरु जी की भविष्यवाणी है और ये हम साक्षात प्रत्यक्ष होते देख रहे हैं, तो निश्चय ही यज्ञोपैथी का प्रचार प्रसार निरंतर होता रहेगा। क्या ऐसा भी है कि यज्ञ का जो ट्रीटमेंट है उसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं क्या? एक प्रश्न है, आया है ऐसा? दीदी एज लॉन्ग एज हमारे दिए हुए प्रोटोकॉल को फॉलो करेगा तो साइड इफेक्ट नहीं होगा। इसमें जो सबसे सावधानी वाली बात है कि उसमें जो वो मटेरियल ले रहा है वो प्योर होना चाहिए, और जो धूम्र है वो निर्धूम होनी चाहिए, और वो हर्बल वेपर्स होने चाहिए, नहीं कि लकड़ी का इनकम्बिशन धुआं। तो क्या है कि अभी तक तो हम लोगों के जो प्रयोग है, जो पेशेंट्स ले रहे हैं, थायराइड के पेशेंट्स है, उनको थायराइड नॉर्मल हो जाता है, 3-3 महीने के लिए प्रयोग करते हैं, किसी को कोई साइड इफेक्ट नहीं है। क्योंकि होगा क्या, आपकी 600 ग्राम लकड़ी है, 30 ग्राम हवन सामग्री है, दरवाजा खिड़की सब खुला हुआ है, आप हार्डली 15-20 मिनट प्राणायाम करते हैं, तो इससे कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि ये तो आप डेली कर ही रहे हैं। हमारे जो परिजन हैं, जो गिलोय औषधि सब डाल के डेली यज्ञ कर रहे हैं, उनको तो कभी कोई नुकसान नहीं हुआ। तो इससे थोड़ा बहुत जो उत्पन्न भी होता है इनकम्बिशन धुआं, उसको सावधानी के साथ हम लोग निकाल सकते हैं। इसीलिए यज्ञशाला के जो छत वगैरह जो ऐसे बनाया करते थे, वो सारा का विधि विधान है, पर हमारे प्रोटोकॉल से कोई फॉलो करेगा, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अच्छा, मतलब इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है।
एक प्रश्न और आता है कि जैसे बहुत सारे जो ये एस्थमेटिक जो पेशेंट्स होते हैं या जिनको सांस की प्रॉब्लम्स है, तो क्या उनके लिए वो लोग अक्सर ऐसा कहते हैं कि नहीं यज्ञ का धुआं जो है उनको और परेशान करेगा, या इस तरह की जो समस्या उठाते हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छा सवाल है दीदी। देखिए, प्रॉब्लम वही है कि यज्ञ का धुआं ही प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। पहले तो मेंटल लेवल पे वो शब्द सुनते ही हमारा सिद्धांत है कि हम औषधीय वेपर्स कर रहे हैं, हर्बल वेपर्स। हमें लकड़ी का धुआं पैदा करना उद्देश्य नहीं है। लकड़ी जो होती है, मेडिसिनल लकड़ी होती है, वो तो ऐसे करियर का डाइल्यूएंट का काम करती है। और जो जो अस्थमा वाले पेशेंट्स है, देखिए, एक होते हैं रिएक्टिव, जिसको पीनट से भी रिएक्शन आ जाता है, हाइपर रिएक्टिव पेशेंट्स है। वैसे पेशेंट्स को तो आप अलग ही रखना पड़ेगा, क्योंकि उसको तो नॉर्मल नॉर्मल से भी ब्रीदिंग से भी प्रॉब्लम है। वैसे पेशेंट्स है, बाकी जो नॉर्मल एस्थमेटिक पेशेंट्स है वो हमारे यहाँ से ले जा रहे हैं और गजब का रिस्पॉन्स है। एक तो उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ कि दिल्ली के एक है, पूनम दीदी है, डॉक्टर डॉक्टर पूनम है, गायनेकोलॉजिस्ट है। वो खुद अस्थमा के पेशेंट्स थे और अपनी औषधि से ठीक हुए हैं, यज्ञ चिकित्सा से ठीक हुए हैं। बात वही आ रही है ना दीदी, कि आप एलोपैथी लेने जा रहे हो, वहां पे आपको नॉन साइड इफेक्ट डॉक्टर बता देता है ना। हम कैसा चाहते हैं कि एलोपैथी में नॉन साइड इफेक्ट्स है तो उसको ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। लीवर का डैमेज होता है, नॉन है, हर औषधि का आप एफडीए की वेबसाइट पे चले जाओ, नॉन है, तो वो लेते हैं। हम जब यज्ञ चिकित्सा की बात करते हैं तो हम भी बोल रहे हैं कि ये सावधान है, इतना नहीं रखोगे तो आपको कुछ साइड इफेक्ट हो सकती है। तो वो तो नॉन साइड इफेक्ट जो होती है वो तो हर थेरेपी में अलाउड होती है। इट इज अप टू यू कि व्हाट बेनिफिट, रिस्क वर्सेस बेनिफिट। और यही बात है कि हमारी जो मेंटेलिटी है वो ये है कि हम चाहते हैं कि एलोपैथी में साइड इफेक्ट हो, दैट इज एक्सेप्टेड, पर कोई भी नेचुरोपैथी हो, पंचकर्मा हो, वहां पे कोई भी साइड इफेक्ट एक्सेप्टेड नहीं है। दैट मेंटेलिटी इज रॉन्ग। थोड़ा साइड इफेक्ट अगर प्रोटोकॉल नहीं करता है तो हो सकता है, और प्रोटोकॉल के साथ भी अगर कोई नॉन साइड इफेक्ट बताई जाती है, लेकिन अगर आपका आउटकम ज्यादा है, देन यू हैव टू टेक इट। आपके पास तो ऑप्शन है ही नहीं अगर आपको एलोपैथी से फायदा नहीं है। अच्छा, ये एक प्रश्न उठता है कि क्या सनलाइट में ही यज्ञ करना चाहिए, ये आवश्यक है, ऐसा क्या? जो जो ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें मटेरियल एस्पेक्ट से ज्यादा आंसर देने के बजाय ऐसा कहना चाहूंगा कि स्पिरिचुअल एस्पेक्ट से आंसर देंगे इसको। जो सूर्य की शक्ति है वो गुरु जी ने लिखा है सहस्त्रासु किरणें है, उसकी हजारों किरणें हैं। हजारों किरणों को 24 किरणों में आप बांट लो। जो ब्रह्मवर्चस्व की 24 धाराएं हैं उसको आप और 2 किरणों में बांट लो। एक वैसी शक्ति है जो मटेरियल वर्ल्ड को प्रभावित करती है, और वैसी शक्ति है जो चेतन वर्ल्ड को प्रभावित करती है। इसको परा और अपरा श्री कृष्ण भगवान ने कहा है। अब होता क्या है कि सूर्य की ये जो शक्तियां है ना, उससे साथ आदान प्रदान करने के लिए जो बेस्ट टाइम होता है कि हम भी रिसेप्टिव हो और नेचर भी हमें रिसेप्शन में हेल्प करे। दैट इज द मॉर्निंग टाइम, सनराइज एंड सनसेट। सनराइज एंड सनसेट का आगे पीछे का 1 घंटा वो आपको हेल्प करेगा। बाकी का जो जो कड़ी धूप में यज्ञ करने वाली बात है, वैसा तो कोई विधान हमें अभी नहीं मिला। फिर वो स्पेशल प्रयोग होते हैं, उसके पर्पज अलग होते हैं। ये आपने बहुत अच्छा बताया। इस समय जैसे हम देखते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग में यज्ञोपैथी ये कैसे यूजफुल है, कैसे ग्लोबल वार्मिंग कम होएगी इसके द्वारा? ग्लोबल वार्मिंग को दूर करने के लिए यज्ञोपैथी जीवन हेल्प करेगा। यज्ञोपैथी जो गुरुजी ने दिया है, जो अभी हमने जो चर्चा भेषज यज्ञ है ना, तो भेषज यज्ञ से हम लोग इतना घर का एनवायरनमेंट है वो हम लोग बता सकते हैं कि हमारा पार्टिकुलेट मैटर कम हुआ, ये कम हुआ। और जो ग्लोबली जो विषाक्तता छाई हुई है वो 2 लेवल पे है। एक फिजिकल लेवल पे भी है और एक मेंटल, वो सटल लेवल पे भी है। एक को पर्यावरण बोलते हैं, दूसरे को वातावरण बोलते हैं। ये सब आप लोगों को पता है, सभी परिजन है, पर मैं रीइटरेट कर रहा हूँ। तो क्या है कि जो वातावरण जो है, जो उसको फिजिकल वातावरण उसको शुद्ध करने के लिए कुछ अंश तक हर्बल वेपर्स हेल्प कर सकते हैं। आपके घर का एनवायरनमेंट क्लीन करता है। उसमें दूसरी जो प्रक्रिया जुड़ी है यज्ञ के साथ, वृक्षारोपण की। ये देखिए, यज्ञ चिकित्सा का पूरा प्रोटोकॉल हम फॉलो करेंगे ना, तब तो ग्लोबल वार्मिंग में हेल्प हो जाएगी। ये गुरुजी ने उसके साथ यज्ञ जीवन की भी बात की है ना। प्रकृति का ख्याल करने की बात की है। यज्ञ जीवन क्या है भाई, हम लोग कितना प्लास्टिक वेस्ट घर से कम निकाले, कि कितना हम लोग घर पे होममेड चीजें बनाए। यज्ञ जीवन जब इंसान के अंदर जाने लगता है तो ग्लोबल वार्मिंग में सीधा इफेक्ट करता है। वो बोलता है कि भाई मैं बाहर का 5 रुपए का लेस का पैकेट क्यों लूं, जबकि इससे ये प्लास्टिक निकलेगा जो 500 साल तक रहेगा।
तो यज्ञ करने से उसके अंदर वो प्रकृति के लिए सेंसिटिविटी पैदा होती है। तो ये जो यज्ञ, सिर्फ यज्ञोपैथी से ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट होगी, मुझे डाउट है। पर जो यज्ञ जीवन और यज्ञ पद्धति दी है उसमें औषधीय धूम्र एक जस्ट हिस्सा है, उसके साथ मिला के हम लोग यज्ञ जीवन से ही हम लोग ग्लोबल वार्मिंग में इफेक्ट ला सकते हैं। और यज्ञ जीवन अभी कोरोना में हमें जीना ही पड़ रहा है। फिर घर पे आप लोगों को घर पे वही जीवन, यज्ञ जीवन जीने की, प्रकृति बैलेंस वाले जीवन जीने की बात हो रही है। तो ये अच्छा क्वेश्चन था दीदी। अच्छा, एक और प्रश्न आता है कि जैसे एलोपैथिक में हमारी एक डोसेज तय रहती है, इतना डोज हमें खाना है, तो क्या यज्ञ में भी हम इतनी आहुति देंगे तो वो इतना इफेक्टिव होगा, ऐसा है क्या? देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है। एक एलोपैथी का एलोपैथी जिस बेस पे डेवलप हुई है वो है डोज रिस्पॉन्स। उसकी जो फिलोसॉफी है, कंसंट्रेशन डोज रिस्पॉन्स। इतना कंसंट्रेशन का डोज दोगे तब आपको ये पर्टिकुलर टिश्यू में इतना रिस्पॉन्स आएगा। ये एलोपैथी की फिलोसॉफी है और वो सही है, ऐसा कुछ गलत नहीं है, क्योंकि उसमें पर्टिकुलर प्योर कंपाउंड का इंपॉर्टेंस इसलिए हो जाता है कि वो पर्टिकुलर रिसेप्टर पे बाइंड करता है, पर्टिकुलर प्रोटीन से बाइंड करता है। वो एक अलग मैकेनिज्म है। और यहाँ पे जो हमारा जो सिद्धांत है यज्ञ चिकित्सा का, वो है सूक्ष्मीकृत औषधि। आपको यू डोंट नीड अ लॉट, यू नीड, जैसे पूरा घर है, पूरा घर में जाने के लिए आपको दीवार तोड़ने की आवश्यकता नहीं है, आपको एक चाबी चाहिए, ताला खुला, आप अंदर चले गए। इसी तरह से एक सूक्ष्म अणु जो होम्योपैथी का जो सिद्धांत है, डाइल्यूएंट का सिद्धांत, वो यज्ञ चिकित्सा में कार्य करता है। और जो ऊर्जा युक्त कण होता है वो अंदर जाके बैलेंस करता है। क्योंकि हमारे पास, हम लोग बताते हैं कि इसमें आप 30 ग्राम 40 ग्राम औषधि लो पर डे और उस धूम्र को इनहेल करो, लेकिन अभी हम लोगों के पास एग्जैक्टली वो डेटा नहीं है कि 25 ग्राम ले ले तो क्या आएगा, 10 ग्राम लेके पर डे तो क्या आएगा। और जो सिद्धांत गुरुजी ने दिया है यज्ञ चिकित्सा का, जो वैदिक सिद्धांत है, उसमें यह है कि औषधि की हम सूक्ष्म सामर्थ्य को जागृत करते हैं और उनका हल्का सा डोज डाइल्यूएंट होम्योपैथी के हिसाब से अंदर जाके चेन रिएक्शन प्रोड्यूस कर सकता है। और ये होम्योपैथी ऐसे कार्य भी करती है, थोड़ा सा उसका डोज होता है वो रिएक्शन प्रोड्यूस करता है। एक छोटा सा इसमें एक और एडिशन दूंगा, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं कि एलोपैथी में कैंसर के लिए हम क्या करते हैं कि हम ऐसी दवाई लेते हैं, कीमोथेरापी, कि जो जो पॉइजन है, और वो क्या करता है, वो पॉइजन कैंसर सेल को नष्ट कर सकता है। उतना लेवल का डोज लेते हैं कि जो कैंसर सेल को नष्ट करता है और नॉर्मल सेल को वो सीवियरली हार्म करेगा, पर नॉर्मल सेल क्योंकि नॉर्मल है तो अपने आप को कैसे भी करके एक लेवल तक बचा लेगा। तो इस डिफ्रेंशिएशन को यूज करते हुए कीमोथेरेपी वगैरह दी जाती है। जबकि यज्ञ चिकित्सा में क्या है, हमने 50 औषधि डाली, 50 औषधि को हमने अच्छे से उसमें डाला, एक औषधि में 50 से 100 मॉलिक्यूल हो सकते हैं, छोटे छोटे, कम, बहुत कम डोज। उतने ज्यादा अगर 1000 मॉलिक्यूल जाते हैं तो आप एक मॉलिक्यूल का इतना सारा कंसंट्रेशन दो, या 1000 मॉलिक्यूल का एक छोटा दो, तो 1000 मॉलिक्यूल पे कैओस में कैओस उत्पन्न कर देंगे और आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। ये कहने का उद्देश्य यह है कि डोज कंसंट्रेशन एलोपैथी का सिद्धांत है, यहाँ पे होम्योपैथी का सिद्धांत है, और इसमें सूक्ष्म विज्ञान ऊर्जा का भी सिद्धांत है। और इसको हम लोग है ना, यहाँ पे इम्यूनिटी में क्या चेंज आता है यज्ञ चिकित्सा लेने के बाद, उस पर हम लोग यहाँ पे लैब में कुछ एक्सपेरिमेंट डिजाइन कर रहे हैं और उसका कुछ कॉन्क्रीट दे पाएंगे कि पहले कम डोज में अंदर कैसे सेल्यूलर रिस्पॉन्स आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। हाँ, एक और प्रश्न है कि देव संस्कृति विश्वविद्यालय में अगर कोई डॉक्टर या साइंटिस्ट रिसर्च में जाना चाहते हैं तो किस प्रकार जा सकते हैं? ये पूरा ओपन आवाहन है सबके लिए। ये तो हम लोग चाहते भी है कि यहाँ से जो डॉक्टर, साइंटिस्ट और जिस तरह के अपने एक्सपर्टीज है जुड़े, हमसे जुड़े, क्योंकि जतिन भैया तो उन्होंने अपने हमको बहुत हेल्प किया है। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट हमारा कोलैबोरेशन में आउटसाइड ऑफ डीएसवीवी, हम क्योंकि हम लोग यहाँ पे है ना, वो जतिन भैया ने हमको हेल्प कराया है। हम लोगों को क्या है कि यहाँ पे हम लोग सैंपल्स बना सकते हैं, ब्लड से पेशेंट्स को ट्रीटमेंट करके सैंपल्स ले सकते हैं, लेकिन उसका डीएनए का क्या एनालिसिस करना है, वो तो इतना पैसा लगता है कि जो हमारे बस की बात नहीं है। हम लोग सोशियो स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है, हम एक हद से ज्यादा वो विज्ञान में पैसा खर्चा नहीं कर सकते जो पब्लिक का पैसा है। और इसमें क्या है कि हम लोगों को डीएनए का, जैसे हम यहाँ पे यज्ञ चिकित्सा करा के उनको 10 पेशेंट्स का पहले ब्लड निकाला, बाद में ब्लड निकाला, हमने यहाँ पे डीएनए निकाल दिया और डीएनए आपको सेंड कर दिया, और वो डीएनए का एनालिसिस करने तो डीएनए सीक्वेंसिंग हमें लगेगी। जस्ट एक एग्जांपल है, ऐसा केमिकल एनालिसिस है, एनवायरमेंट का है, हर एस्पेक्ट में यज्ञ टच करता है, साइकोलॉजी है,
सब जगह पे DSVV में रिसर्च कोलैबोरेशन ओपन है और एक वेबसाइट है सेंटर फॉर यज्ञ रिसर्च cyr.dsvv.ac.in। इसमें भी हम लोगों ने ओपन इसको आह्वान किया हुआ है, हमारा यज्ञ रिसर्च का सेंटर है, उसमें हम बोल रहे हैं कि हमें रिसर्च कोलैबोरेशन के लिए हम देख रहे हैं। इवन कोई स्टूडेंट्स होते हैं जिसको मास्टर किया हुआ है और उसको 1 साल के लिए रिसर्च वॉलंटियर करना है, उसके लिए भी DSV के दरवाजे खुले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। अब मैं विजय भैया से एक प्रश्न पूछकर फिर इस सेशन की समाप्ति करूंगी। विजय पुरोहित भैया। जी दीदी। हाँ, जी दीदी। आपने एक बात कही थी कि अन्न और मन ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो इसका कोई आपके पास कोई केस स्टडी है, किस प्रकार से आप इसको और समझा सकते हैं? जी, ऐसा है कि भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि अन्न और मन का एक कनेक्शन है। जैसा हम खाते हैं वैसा ही हमारा मन बन रहा है। जैसा खाएं अन्न वैसा बने। जी जी। वैसा विरल भैया ने बताया कि केस स्टडीज यज्ञ के ऊपर हुई हैं, किस तरीके से यज्ञ से न सिर्फ फिजिकली बल्कि मेंटली भी लोगों के जो दृष्टिकोण में चेंज आया है। एक आर्टिकल है फूड इन द वैदिक ट्रेडिशन करके, जो इंडिया इंटरनेशनल सेंटर क्वार्टरली में पब्लिश हुआ था। उसमें इसके ऊपर पूरी रिसर्च करी गई थी और बताया गया था कि किस तरीके से जो हम खाते हैं, मतलब यदि हम भोजन बना रहे हैं और हम बहुत गुस्से में हैं तो उसका प्रभाव अन्न पे पड़ेगा ही, और जो भोजन खाएगा उसको भी कहीं ना कहीं पे वो इफेक्ट करेगा। तो ये सारी रिसर्च जो है ये हो रही है, ये केस स्टडीज भी हैं। लोग अपनी अनुभूतियां भी बताते हैं कि पहले वो यज्ञ नहीं करते थे और यज्ञ करने के बाद बलिवैश्व के रूप में हो, चाहे वो और दैनिक यज्ञ के रूप में हो, इसके बाद न सिर्फ उनके स्वभाव में फर्क है बल्कि जो एक ओवरऑल वातावरण था, ये जरूरी है कि हमारे भाव सही हो। भाव बहुत महत्वपूर्ण है। भाव यदि सही हो तो यज्ञ का परिणाम जो परिणाम है वो सकारात्मक आएगा ही आएगा। बहुत सही कहा भैया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम समाप्ति की ओर हैं। निश्चय ही गृह गृह यज्ञ मनाएंगे, इस महामारी से अपने देश को, पूरे विश्व को बचाएंगे, गायत्री यज्ञ अपनाएंगे, वसुधैव कुटुंबकम अपनाएंगे। यही भावना हम सबके अंदर होनी चाहिए। थोड़ा सा मैं आपका समय लूं, एक और चीज ऐड करना चाहूंगा कि हमने यज्ञ के बारे में बात करी, आज विरल भैया ने भी काफी इसकी जो वैज्ञानिक पक्ष है उसके बारे में बताया। तो जनवरी 20 से 25 2022 मुंबई में अश्वमेध यज्ञ होने जा रहा है। ये एक बहुत ही विलक्षण साइंटिफिक स्पिरिचुअल एक्सपेरिमेंट है जिसमें विभिन्न वर्ग के लोग, विभिन्न देश प्रांत के लोग इससे जुड़ेंगे, और आप सभी भी इसका हिस्सा बनिए इस महान दैवी प्रयोजन का, जिसका अल्टीमेट लक्ष्य है कि किस तरह से राष्ट्र को पुनः संगठित किया जाए, राष्ट्र का एक पुनर्निर्माण किया जाए। तो अब मुंबई अश्वमेध यज्ञ का हिस्सा बने, और चैट बॉक्स में आप उसकी डिटेल्स दे सकते हैं। दीदी आप कंटिन्यू करें प्लीज। धन्यवाद। तो इस सुंदर सेशन के हम सब भागीदार बने, गृह गृह यज्ञ कराएंगे। ये जो भावना है, यज्ञ यानी देना, यज्ञ यानी सद्भावना का विस्तार, यज्ञ यानी अच्छाइयों का विस्तार, यज्ञ यानी बुराइयों का त्याग। ऐसी सुंदर भावना इस पूरे सेशन में हमने अनुभव की, ग्रहण की, और इसे हमें निरंतर जीवन में उतारते रहना चाहिए। और जैसा अभी भैया ने बताया कि सन 2022 में 20 से 25 जनवरी तक अश्वमेध यज्ञ होगा, जिसके हम सब भागीदार बनेंगे, और राष्ट्र के पुनर्निर्माण में हम सबका सहयोग आवश्यक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।